What's up everyone? Welcome back to my channel. This is another episode on valuation of share. पहले जो हमारा 7 एपिसोड था, इस एपिसोड में हमने पहला एपिसोड हमने थियोरेटिकल पूरा कंसेप्ट डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमारा एसेट बेकिंग मेथड था। फिर हमारा जो लास्ट वाला एपिसोड, लास्ट 2 एपिसोड जो था, ये हमारा यील्ड मेथड का था। दैट इज डिस्कस टुडेज एपिसोड विल बी ऑन थर्ड मेथड, दैट इज फेयर वैल्यू मेथड। तो फेयर वैल्यू मेथड में क्या होता है, पहला जो 2 मेथड था उसका एवरेज ही हमारा फेयर वैल्यू मेथड है। तो इस एपिसोड में एसआई टूल हम फेयर वैल्यू मेथड लेंगे। सो ऑफ कोर्स ऑल ऑफ यू नो दैट जो हम डिस्कस करते हैं दैट इज डन with the help of an example, and you get the question in the screen, and the question is that the balance sheet of Ashoka Industries Limited as on 31st March 2023 is given below. Then equity and liabilities, share capital, under share capital 40,000 equity share of 10 each. Then reserve and surplus, reserve surplus, then non-current liabilities 5% debenture, then current liabilities, trade payable or trade creditors. Under asset side, there is non-current asset is there, property, plant, equipment, investment, then current asset. Then some few additional information is there. On the above date, the property, plant, and equipment were independently valued 3 lakh at 3,50,000, investment 50,000, and the net profit for the last 3 years का net profit है 51,600, 52,000, then 51,650, of which 20% was to be placed to reserve each year. मतलब जो हमारा एवरेज प्रॉफिट होगा उससे हमारा 20% हम रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे. And this proportion being considered reasonable in the industry in which the company is engaged, where a fair investment return may be taken at 10%. मतलब normal rate of return is 10%. What we have to find out, just see, compute the value of share of the company by इंट्रेंसिक वैल्यू मेथड, यील्ड मेथड एंड फेयर वैल्यू मेथड. मतलब यहाँ पे हमारा तीनों मेथड कवर हो जाएगा. तो ये बहुत अच्छा सा हमें बहुत राइट सोल्यूशन. वो फर्स्ट हमें एसेट बेकिंग मेथड यूज करेंगे. तो फर्स्ट एसेट और इंट्रेंसिक, INTRINSEC, इंट्रेंसिक मेथड. पहला 3 मेथड हमें कैलकुलेट करना. तो पहला तो ये लिख लिया. सो पहला जो हमारा इंट्रेंसिक और एसेट बेकिंग मेथड का जो पहला जो हमारा कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल एसेट्स अवेलेबिलिटी इक्विटी शेयर होता है. तो हम हेडिंग दे देते कैलकुलेशन ऑफ टोटल assets available to equity share. Calculation of total assets available to equity share. So पहले हम एसेट लेंगे. सो एसेट्स, तो पहला हमारा एसेट देखो, एसेट साइड में हमारा क्या है, नॉन करंट एसेट, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट 5,31,650. बट यहाँ पे क्या बोला गया, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट और इंडिपेंडेंटली वैल्यूड 3,50,000. तो हमने पहला हमारा डिस्कशन में बोला गया जो भी हमारा एसेट होगा उसका जो रिवैल्यूड फिगर होगा ये इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है. दैट्स नॉट आवर कप ऑफ टी. मतलब जितना इंक्रीज या डिक्रीज होगा दैट वन विल राइट. सो विल राइट plant, property, plant and equipment. Property, plant and क्या है, property, plant and equipment. Property, plant, equipment हमारा कितना है, we have to write here, that is 3,50,000. हमारा 5 क्या था क्वेश्चन में, 5,31,000, बट ये हमारा रिव्यू हो गया 3,50,000. तो विल राइट द रिवैल्यूड वन. देन हमारा इन्वेस्टमेंट देखो, इन्वेस्टमेंट 40,000 था लेकिन हमारा रिवैल्यूड में हो गया 50,000. सो विल राइट 50,000 हियर. इन्वेस्टमेंट 50,000. ठीक है. फिर हमारा क्या देखो, और एक करंट एसेट यहाँ पे कुछ रिवैल्यूड नहीं है तो सिंपली राइट करंट एसेट जो अमाउंट है दैट वन विल राइट. कोई अगर रिवैल्यूड नहीं होने से तो उसका कुछ नहीं लिखेंगे. सो करंट एसेट हमारा कितना है, 2 लाख. करंट एसेट इज 2 लाख. सो विल राइट हियर ये दोनों प्लस करके 4 लाख प्लस 2 लाख, देयर इज 6 लाख हो जाएगा. दैट वन इज 6 लेस लायबिलिटीज. कितना है, लायबिलिटीज हमारा कितना है देखो, 5
लाइबिलिटीज कितना है 5% डिवेंचर, तो 5% डिवेंचर विल राइट हियर 5% विल राइट हियर 5% डिवेंचर, विल राइट हियर 5% डिवेंचर कितना है कितना है यहाँ पे 1 लाख, so we'll write here 1 lakh, then current liabilities कितना है वो current liabilities से अंडर के जो trade payable and trade in 1 lakh 30, so we'll write here simply we can write here current liabilities कितना है 1 lakh 30, current liabilities 1 lakh 30,000, so we'll write here 2 lakh 30, तो 2 lakh 30 that is माइनस करने के बाद कितना होगा 3 lakh 70, ठीक है 3 लाख 70। फिर देखो हमारा क्या है यहाँ पे प्रेफरेंशियल कैपिटल है क्या नहीं है, दैट एसेट है क्या फिक्टिशियस एसेट भी नहीं है भाई छोड़ो, तो जो नहीं है तो हम नहीं लिख सकते, तो उसको बोलेंगे टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी, टोटल एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है ये हमारा 3,70,000 टोटल एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। नाउ विल अप्लाई द फॉर्मूला वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर, ये निकालने के हमें फॉर्मूला यूज करना होगा टोटल एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी, टोटल एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, टोटल एसेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। 3,70,000 हमारा टोटल एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है देखो, और जो 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 मतलब हमारा 40,000 होगा इक्विटी शेयर, तो हम कैलकुलेटर विल बी गेटिंग 2 लाख 9.25 दैट इज वैल्यू ऑफ पर इक्विटी शेयर 9.25। तो ये हमारा हो गया हाउ टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर अंडर इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, आई मेथड दैट इज यील्ड यील्ड मेथड। तो यील्ड मेथड में क्या होगा, पहले तो हमारा वो जो यील्ड मेथड का एक फॉर्मेट होता है ना, पहले हमने जो कैलकुलेशन किया था कैलकुलेशन ऑफ टोटल एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर, यील्ड मेथड के अंदर हम क्या करते हैं कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो पहले हम ये हेडिंग दे देते कैलकुलेशन ऑफ टोटल अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो उसके लिए हमारा एक फॉर्मेट होता है ईबीआईटी, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड होता है, इंटरेस्ट देना होता है, फिर हमें टैक्स देना होता है, फिर हमारा ट्रांसफर टू रिजर्व होने से ये देना होता है, फिर हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड करने के बाद हमें जो मिलता है उसको बोलते हैं दैट इज टोटल प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो यहाँ पे देखो ईबीआईटी तो मतलब अर्निंग भी ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट है, तो इससे हमारा 20% रिजर्व पे ट्रांसफर होगा, प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, सिंपली ये है। तो 3 इयर्स का प्रॉफिट है, तो हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं पहले, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट्स। तो एवरेज प्रॉफिट क्या है देखो, पहला हमारा 51,600, फिर हमारा है 52,000, ठीक है एवरेज 3 इयर्स का प्रॉफिट है, फिर हमारा है 51,650 डिवाइडेड बाय 3, 51,360 डिवाइडेड बाय 3। तो करने के बाद ये तीनों के बाद डिवाइडेड बाय 3, तीनों क्लास के लिए डिवाइडेड बाय 3 एवरेज मतलब लास्ट 3 ईयर वाइट 3 मतलब समझ में आ रहा है 3 इयर्स का, तो हम डिवाइडेड बाय ऑफ कोर्स 3 करेंगे। तो करने के बाद हमारा जो प्रॉफिट आएगा तो ये होगा 51,750, उससे हम क्या माइनस करेंगे, उससे हम ट्रांसफर टू रिजर्व, यहाँ पे बोला गया ना जितना प्रॉफिट होगा एवरी ईयर ट्रांसफर टू रिजर्व। यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट नहीं है, टैक्स नहीं है, तो छोड़ो भाई,
ट्रांसफर टू रिजर्व एट द रेट ऑफ कितना परसेंट, एट द रेट ऑफ 20%। तो 50 करने से 10,350 कितना होगा, 10,350 तो माइनस कर लो 41,000 तो उसको बोलेंगे टोटल प्रॉफिट्स, उसको बोलेंगे टोटल प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, टोटल प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, तो उसको ये हम बोलेंगे। फिर हमारा जो फॉर्मूला जो होता है ये हम अप्लाई करेंगे अंडर इन मेथड, वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर इक्वल टू, हमें एक फॉर्मूला यूज करना होता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ ए शेयर। सो क्वेश्चन इज दैट, हमें तो पता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यहाँ पे वो जो बोला गया ना, व्हेयर ए फेयर इन्वेस्टमेंट रिटर्न मे बी टेकन 10%, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, 10% एंड द पेड अप वैल्यू ऑफ ए शेयर, यहाँ पे बोला गया ना 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, तो 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच मतलब ये हमारा 10 होगा। लेकिन हमें तो पता है एक्सपेक्टेड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नहीं होगा, तो उसको हमें कैलकुलेशन करना होगा। तो हम नीचे कर लेते एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना होता है, तो पता है, तो ऑफकोर्स सबको टोटल प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब जितना हमारा ये जो मेहनत कर रहे हैं ना, जो ऊपर वाला जो कैलकुलेशन करेंगे, ये जो अमाउंट होगा, तो आपको पूरा फॉर्मूला लिखना होगा टोटल प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। डायरेक्टली हम अमाउंट लिख ले, तो 41,400 एंड टोटल पेड अप कैपिटल यहाँ पे जो 40,000 इक्विटी शेयर और 10 इज मतलब 4 लाख, तो 4 लाख होगा इनटू 100%, मतलब हमारा 100, तो ये आएगा 10.35%। क्या आएगा 10. ये कैलकुलेटर यूज करो भाई, डिग्री में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये यूज करने के बाद हमारा जो आएगा 10.35, तो नाउ वन राइट हियर 10.35, तो वेरी सिंपल 10 काट हो जाएगा, 10 हमारा जो आंसर आएगा ये 10.35 क्या होगा, 10.35 ये हमारा हो गया, ठीक है। फिर हमारा और एक लास्ट में और एक मेथड बोला गया है ना, फेयर वैल्यू मेथड हमें कैलकुलेट करना। तो फेयर वैल्यू मेथड तो भाई कुछ नहीं है, सो राइट हियर फेयर वैल्यू, ये जो हम कैलकुलेट करेंगे फेयर वैल्यू मेथड इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 मतलब हमारा एवरेज हो जाएगा। तो इंट्रिंसिक वैल्यू हमने थोड़ा देर पहले निकाला ना, जो निकाला 9.25 प्लस हम अभी जो हमने 10.35 हमने जो निकाला ना 10.35, तो राइट हियर 10.35, तो 10.35, सो 10.35 रुपीज 10.35 डिवाइडेड बाई 2 करने से, तो ये 9.25 प्लस 10.25 प्लस 10.35 प्लस करने के बाद एवरेज करने से 9.80 आएगा, ठीक है। हमारा कुछ भी नहीं है, ये हमें क्या करना होगा, पहला जो 2 मेथड होगा उसका एवरेज होता है। तो पहला, इसलिए मैंने इंट्रो में बोला था पहला जो हमारा 2 मेथड्स होगा, ये बहुत कंसेप्ट क्लियर कर दो, तो क्योंकि ये कंसेप्ट क्लियर करने से फेयर वैल्यू मेथड तो मतलब ये दोनों के साथ एक फ्री है, दैट वन वी कैन से। तो हम दोनों का पहला इंट्रिंसिक प्लस यील्ड डिवाइडेड बाय 2, दोनों पहला 2 मेथड का एवरेज होता है, तो उसको बोलते हैं हम दैट इज फेयर वैल्यू मेथड। सो ये हमारा वैल्यूएशन ऑफ शेयर का 8th एपिसोड हो गया। तो आई थिंक हमारा वैल्यूएशन ऑफ शेयर का जो कंसेप्ट था हमने पूरा कवर किया। नेक्स्ट आवर डिस्कशन विल बी और एक नया थीम लेंगे, तो उससे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरा जो कमिटमेंट था हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का 5 यूनिट यहाँ पर कवर करना है बिफोर एग्जाम accordingly. So this is all about today's discussion. I hope you like it and thank you for watching.
जय हिंद।